हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे साइट फॉर सिविल सर्विसेज यूट्यूब चैनल में। और हम पॉलिटी की क्लास चल रही है हमारी। हम अगली क्लास लेकर आए हैं पॉलिटी के लिए। हम धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं। हमने आपको पहले डेमोक्रेसी पढ़ाया, डेमोक्रेसी के फिर उसके स्ट्रक्चर पढ़ाया। उससे पहले हमने आपको राष्ट्र राज्य और थोड़ा कम्युनिटी वगैरह के बारे में बताया था कि एक सिटीजनशिप कैसे आती है, कैसे राज्य के लोगों को राज्य के लोग माना जाए और कैसे उन्हें लोगों से अलग रखा जाए। तो इस प्रकार से पॉलिटी की अगली क्लास में देखिए, हमने पिछली क्लास में क्या पढ़ा था, स्ट्रक्चर ऑफ द डेमोक्रेसी। तो स्ट्रक्चर ऑफ द डेमोक्रेसी के हमने तीन पार्ट पढ़े, पॉलिटिकल डेमोक्रेसी और दूसरा इकोनॉमिकल डेमोक्रेसी और तीसरा सोशल डेमोक्रेसी। तो इसे ऐसे समझिए, देखो इसी की कड़ी में इसको आगे लेकर बढ़ाते हैं। थोड़ा सा छोटी क्लास रहेगी, समझाने की कोशिश करूंगा उसी टॉपिक को वहीं से जोड़ के। तो यहाँ आ जाइए, देखते हैं। तो मैंने लिखा था डेमोक्रेसी, डेमोक्रेसी, डेमोक्रेसी इसे क्या कहते हैं, आपका लोकतंत्र। डेमोक्रेसी लोकतंत्र। तो डेमोक्रेसी लोकतंत्र के मैंने स्ट्रक्चर में क्या बताया था कि ये तीन प्रकार का है। इसका स्ट्रक्चर जो है कैसा है, पॉलिटिकल डेमोक्रेसी, पॉलिटिकल डेमोक्रेसी, पॉलिटिकल डेमोक्रेसी। दूसरा है पॉलिटिकल डेमोक्रेसी के बाद दूसरा है सोशल डेमोक्रेसी, सोशल डेमोक्रेसी। और तीसरा है आपका इकोनॉमिकल डेमोक्रेसी, इकोनॉमिकल डेमोक्रेसी, इकोनॉमिकल डेमोक्रेसी। पॉलिटिकल राजनीतिक लोकतंत्र, सोशल सामाजिक लोकतंत्र और इकोनॉमिकल आर्थिक लोकतंत्र। ये तीन चीज़ें हैं और ये हमने उनको अच्छे से पढ़ लिया है। आप इसको रिवाइज करिए, पहली क्लास में देख लीजिए जाके, बहुत अच्छे से समझाया हमने। पॉलिटिकल डेमोक्रेसी, देखो ये पॉलिटिकल डेमोक्रेसी कब आई थी हमारी, ये 1950 में आ गई थी। 1950 में आने का मतलब क्या है, हमने राइट टू वोट और राइट टू इलेक्शन का अधिकार ले लिया था और पॉलिटिकल डेमोक्रेसी की हमने शुरुआत कर दी थी। तो इसे हम ऐसे समझेंगे कि डेमोक्रेसी में देखिए 1947, मैं इसको ऐसे लिख देता हूँ 1947। तो 1947 में क्या मिला, स्वतंत्रता मिली, आज़ादी, आज़ादी, स्वतंत्रता। 1947 में क्या मिली, आज़ादी मिली, स्वतंत्रता मिली। इससे पहले क्या देखेंगे आप जाके, बिफोर जाइए, इसमें बिफोर 1947 से बिफोर तो कैसी लड़ाई चल रही है, फ्रीडम के लिए। 1947 से पहले किसकी लड़ाई चल रही है, स्वतंत्रता की लड़ाई, फ्रीडम की लड़ाई, स्वतंत्रता की लड़ाई, स्वतंत्रता की लड़ाई, स्वतंत्रता की लड़ाई। इसमें कब जीत हुई, इसमें जीत हो गई कब, 1947 में। 1947 में स्वतंत्रता की लड़ाई हमने जीत ली और हमें कैसी आज़ादी मिली, हमें राजनीतिक आज़ादी मिली। राजनीति का मतलब सत्ता का परिवर्तन हो गया, अंग्रेजों से सत्ता किसके हाथ में आ गई, भारतीयों के हाथों में। तो भारतीयों के हाथों में सत्ता आने का मतलब क्या है, स्वतंत्रता की लड़ाई को हमने कब जीता, 1947 में। और इसी स्वतंत्रता की लड़ाई से आगे हमने क्या रखा, 1950 में हमने अपना संविधान बना लिया। तो हमें अंग्रेजी व्यवस्था से भी आज़ादी मिल गई। भाई अंग्रेजी सत्ता से आज़ादी मिली 47 में और अंग्रेजी व्यवस्था से आज़ादी मिली 1950 में। कब, जब हमने अपना संविधान बनाया। जब हमने अपना संविधान बनाया तो संविधान बनाने से हमें कैसी व्यवस्था, कैसी आज़ादी मिली, व्यवस्था की, अंग्रेजी व्यवस्था से, अंग्रेजी व्यवस्था से। तो अंग्रेजी व्यवस्था से आज़ादी, अंग्रेजी व्यवस्था से आज़ादी। तो हम इसको दो पार्ट में बांट लेंगे, एक 1947 से पहले, 47 छोड़िए 50 रख लेते हैं, 47 का कोई ज़्यादा बड़ी वैल्यू नहीं है 47 की, मेन बात है 1950 की। सही में तो हम आज़ाद 1950 में ही हुए थे, उससे पहले वो हमने जश्न मनाया, अच्छी बात थी, सत्ता हमारे हाथ में आ गई, हम भारतीय लेकिन संप्रभु नहीं हुए थे, हम डोमिनियन स्टेट के रूप में आज़ाद हुए और 1950 में हम संप्रभु भी हो गए, डोमिनियनिटी खत्म हो गई। ठीक है, तो हम इसे ऐसे बांट लेंगे, आगे ऐसे चलते हैं। देखिए 1947 लिख लो या 1950 लिख लो, दोनों ही लिख देता हूँ। तो इससे पहले हमने क्या लड़ा, इससे पहले क्या है, स्वतंत्रता की लड़ाई, स्वतंत्रता की लड़ाई। तो स्वतंत्रता की लड़ाई में जीत मिली कब, 1947 में।
1947 में स्वतंत्रता की लड़ाई में हमें जीत मिली। तो हमें जीत मिलने के बाद में हमने 1950 में क्या प्राप्त कर लिया? पॉलिटिकल डेमोक्रेसी। पॉलिटिकल डेमोक्रेसी। पॉलिटिकल डेमोक्रेसी। हमने क्या जीता, या सॉरी हमने क्या क्या प्राप्त किया 1950 में? पॉलिटिकल डेमोक्रेसी। क्यों? क्योंकि अंग्रेजी व्यवस्था से आज़ाद हुए थे और अपनी नई व्यवस्था लाए। तो सभी भारत के लोगों को वोट डालने का और भारत के सभी लोगों को वोट चुनाव लड़ने का अधिकार दिया गया, और हमने क्या प्राप्त किया? पॉलिटिकल डेमोक्रेसी। तो पॉलिटिकल डेमोक्रेसी प्राप्त करने के बाद हमारे पास हमने क्या लक्ष्य रखा अपना? जो भारत ने लक्ष्य रखा, कब से? 1950 से लेकर कब तक? आज तक। आज तक क्या लक्ष्य है? इक्वलिटी। क्या लक्ष्य है? इक्वलिटी, समता। इक्वलिटी, समता की लड़ाई। किसकी लड़ाई? इक्वलिटी, समता की लड़ाई लड़ाई। तो हमने तब से लेकर 1950 से लेकर और आज तक हम किसकी लड़ाई लड़ रहे हैं? समता की लड़ाई। वो कैसे आएगी? वो दो चीज़ों से आएगी। कैसे कैसे? जब हमें प्रतिष्ठा मिल जाए। प्रतिष्ठा मिल जाए, या इसे ऐसे समझिए, वो किससे आ जाएगी? पॉलिटिकल तो यहाँ आ गई, तो ये सोशल डेमोक्रेसी, और दूसरा इकोनॉमिकल। दूसरा क्या है? इकोनॉमिकल डेमोक्रेसी। तो ये क्या है? प्रतिष्ठा। प्रतिष्ठा, सम्मान का समान अधिकार। अभी कल बताया था ना, सम्मान का समान अधिकार। पिछली क्लास में बताया था कि सोशल डेमोक्रेसी क्या है? सम्मान, यानी कि प्रतिष्ठा। भाई 1950 में हमने अपने संविधान में लिख दिया कि सभी को प्रतिष्ठा मिलेगी, सबके साथ सोशल डेमोक्रेटिक या सामाजिक न्याय होगा, लेकिन हुआ तो नहीं है ना अभी तक। हम क्या कर रहे हैं? हमने लक्ष्य बना के रखा और सरकारें उसके लिए कोशिशें कर रही हैं। तो प्रतिष्ठा मिल जाए, और दूसरा क्या है? ये अवसर है, अपॉर्चुनिटी। अपॉर्चुनिटी, ये क्या है? अपॉर्चुनिटी। और ये क्या है? स्टेटस है, प्रतिष्ठा, स्टेटस। तो ये स्टेटस और प्रतिष्ठा मिल जाए तो ये क्या बन जाएगा? देखिए, इन दोनों से क्या पैदा हुआ? डिस्पैरिटी। इन दोनों से क्या पैदा हुआ? डिस्पैरिटी, भेदभाव। क्यों? क्योंकि जब प्रतिष्ठा नहीं मिलेगी, अपॉर्चुनिटी नहीं मिलेगी, तो भेदभाव भी पैदा होगा देश में। तो ये कब से चल रहा है? 1950 से लेकर आज तक। तो देखिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर इसके बिल्कुल जस्ट इसके आगे ही चला देता हूँ। इसको ले लीजिए, पीछे हट गया। तो इसे ऐसे देखिए, 1950 में जब हमने लक्ष्य रखा सामाजिक लोकतंत्र का, सामाजिक लोकतंत्र कैसा? प्रतिष्ठा का, प्रतिष्ठा। और आर्थिक लोकतंत्र, आर्थिक लोकतंत्र। ये आर्थिक लोकतंत्र क्या है? अपॉर्चुनिटी, अवसर में, अवसरों में भागीदारी, अवसरों में भागीदारी। और ये क्या है? ये है सम्मान। ये क्या है? सम्मान। तो इसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं स्टेटस। यह है आपका स्टेटस, यह है आपका स्टेटस, और यह आपकी अपॉर्चुनिटी, यह आपकी अपॉर्चुनिटी। तो इसे क्या कहते हैं? इसे आर्थिक लोकतंत्र कहते हैं और इसे सामाजिक लोकतंत्र कहते हैं। तो आर्थिक लोकतंत्र और सामाजिक लोकतंत्र, यह है सम्मान का समान बंटवारा, सम्मान का समान, सम्मान का समान बंटवारा। तो सम्मान का समान बंटवारा हो जाएगा, और आर्थिक लोकतंत्र, अवसरों में सबको भागीदारी मिल जाएगी। तो ये दोनों का लक्ष्य क्या है? कब से कब तक का है? 1950 से लेकर और 2023 तो अब चला ही गया है, तो ये 2024 ही मान लीजिए, इसे 23 रख लीजिए। तो 1950 से लेकर और 2023 तक हमने ये लक्ष्य बना के रखा है कि भारतीय सरकारें किस तरीके से काम करेंगी। तो इससे क्या पैदा हुआ? जब सामाजिक लोकतंत्र अभी स्थापित नहीं हो पाया और आर्थिक लोकतंत्र भी स्थापित नहीं हो पाया, तो इससे क्या बना? भेदभाव आया, भेदभाव और विषमता,
और विषमता आई। विषमता, डिस्पैरिटी आई। क्या आई? डिस्पैरिटी। तो डिस्पैरिटी के आने से क्या हुआ? दो भागों में बट गए लोग। डिस्पैरिटी के आने से लोग क्या भागों में बट गए? दो भागों में, इंडिया में और किस किस में? इंडिया में और भारत में। तो लोग किस किस में बट गए? इंडिया और भारत में। इंडिया और भारत में बटने का मतलब ये है कि संसाधन, जब लोगों तक संसाधन सही रूप से नहीं पहुंच पाए, आर्थिक लोकतंत्र लागू नहीं हो पाया, सामाजिक लोकतंत्र लागू नहीं हो पाया पूरी तरीके से, तो सबसे ज्यादा जो विषमता पैदा करी आर्थिक लोकतंत्र के लागू ना होने से हुई। क्यों? क्योंकि जो लोग गरीब थे वो गरीब ही रह गए और कुछ सीमित लोगों के हाथों में संसाधन अधिक पहुंच गए और वे आगे बढ़ते चले गए। तो एक खाई बन गई देश के अंदर। तो दो लोग दो भागों में बट गए। तो जो संसाधन विहीन है वो कहाँ रहते हैं? गांवों में रहते हैं, भारत में रहते हैं। और जिनके पास अधिक संसाधन है वो कहाँ रहते हैं? इंडिया में रहते हैं। तो इसे आप ऐसे कह लीजिए शहर है। ये शहर है जो आपके मेट्रो शहर है, जो आपके मेट्रो सिटी है। मेट्रो सिटी में जो लोग रहते हैं, मेट्रो सिटी में सब तरीके के लोग रहते हैं, गरीब भी रहते हैं, लेकिन अधिक, इसका मतलब क्या है? शहरों में संसाधन ज्यादा पहुंचे, गांव में संसाधन कम पहुंचे। तो शहरों में जितने भी अधिकतम 98% संसाधन कहाँ है? 98% संसाधन शहरों में है। केवल 2% संसाधनों पे, केवल 2% संसाधनों पे भारत के गांव अपना गुजारा कर रहे हैं, जबकि लगभग 68% जनसंख्या भारत की कहाँ रहती है? गांव में रहती है। तो इसलिए सारे के सारे संसाधन किस तरफ ट्रांसफर हुए? शहरों की तरफ ट्रांसफर हुए। और शहरों की तरफ ट्रांसफर होने से भारत दो भागों में बढ़ गया। एक वे लोग जो इंडिया में रहते हैं और एक लोग वे जो भारत में रहते हैं, अर्थात गांव में कम संसाधनों में अपना गुजारा कर रहे हैं। तो इससे ये पता चलता है कि भारत में आर्थिक लोकतंत्र कितना स्थापित हो पाया है, कितना नहीं। क्योंकि क्यों? देखिए, जब क्या आ जाएगी? डिस्पैरिटी आ जाएगी। जब डिस्पैरिटी आ जाएगी, जब विषमता आ जाएगी, जब डिस्पैरिटी आएगी, जब विषमता आएगी, तो क्या होगा? प्रतिरोध उत्पन्न होगा या नहीं होगा? प्रतिरोध। जब प्रतिरोध उत्पन्न होगा तो लॉ एंड ऑर्डर की, तो जो लॉ एंड ऑर्डर की व्यवस्था है वो डिस्टर्ब होगी ही होगी। तो सरकारों को चाहिए कि कम से कम इतना तो लोगों तक संसाधन पहुंचाएं कि उनकी जो जीवन की सामान्य जरूरतें हैं, जो मिनिमम वांट्स हैं, जो फ्रीडम फ्रॉम मिनिमम वांट्स तक तो उन्हें पहुंचा दिया जाए कम से कम। तो इसलिए जो ये प्रतिरोध है ये उत्पन्न ना हो। तो इससे क्या होता है? सरकारों के और जनता के बीच में, तो इससे क्या होता है? सरकार और जनता, सरकार और जनता के बीच में क्या उत्पन्न होता है? ये प्रतिरोध, विरोध उत्पन्न होगा। विरोध उत्पन्न होगा। जब विरोध उत्पन्न होगा तो सरकार में और जनता में अनबन रहेगी। ठीक है? तो इसलिए रोज कहाँ? न्यायपालिका में। तो लोग और सरकार कहाँ खड़े रहेंगे? हमेशा न्यायपालिका में खड़े रहेंगे। और दोनों के बीच में अंतर विरोध पैदा होगा। और अंतर विरोध पैदा होने का मतलब क्या है? कि लोगों का सरकारों से विश्वास उठेगा। और लोगों का सरकारों से विश्वास उठेगा तो लोगों के बीच में पुलिसिंग व्यवस्था बढ़ानी पड़ेगी सरकार को। ठीक है? तो इसलिए पुलिसिंग और आपकी जो डिफेंस सिस्टम है उसको ज़्यादा मजबूत करने से कोई फ़ायदा नहीं होने वाला। आप लोगों तक संसाधन पहुंचाइए तो आपको इन चीज़ों की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। तो इसलिए इसे कहते हैं कि डिस्पैरिटी आने से, देखिए जब डिस्पैरिटी आ जाएगी, जब डिस्पैरिटी आ जाएगी तो जो फ्रैटर्निटी है, जो फ्रैटर्निटी है, बंधुत्व की भावना, जो फ्रैटर्निटी है बंधुत्व की भावना, सिंपल है कि फ्रैटर्निटी बंधुत्व की भावना कम होनी ही होनी है। क्यों? क्योंकि भारत इंडिया और भारत में बट जाएगा। तो इसमें क्या होगा? तो जनता ने जो फ्रैटर्निटी कम होगी, डिस्पैरिटी आ जाएगी। तो देखिए सरकार किस पे काम करती है? डीपीएसपी पे काम करती है सरकार, डीपीएसपी। और जनता के लिए क्या दिए गए हैं? फंडामेंटल राइट्स दिए गए हैं। जनता को क्या दिए हैं? फंडामेंटल राइट, फंडामेंटल राइट्स। और डीपीएसपी क्या है? डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ द स्टेट पॉलिसी। डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ द स्टेट पॉलिसी का मतलब क्या है? नीति निदेशक तत्व। नीति निदेशक तत्व किसके? राज्य के, राज्य के नीति निदेशक तत्व, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ द
स्टेट पॉलिसी, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, ये किसके हैं? ये सरकार के हैं। सरकार इन्हीं पे तो काम करती है। ये राज्य के पथ होते हैं। राज्य के सरकार के की बात है, ये क्या है? ये पथ है, अर्थात सरकार इन पे काम करती है। और फंडामेंटल राइट्स किसके हैं? किसके हैं? ये जनता के हैं। ये जनता को मिले हैं। ये जनता को मिले हैं। तो सरकार इनके माध्यम से किसके लिए काम करती है? जनता के लिए। और फंडामेंटल राइट्स के माध्यम से लोग क्या करते हैं? जनता से लोग क्या करते हैं? सरकार से मांग करते हैं। तो ये कल्याण करती है और ये मांग करते हैं। तो सरकार का और जनता का लोकतंत्र में इस तरीके का आपस में संबंध होता है कि ये दोनों एक दूसरे के साथ मिलकर ही काम कर सकते हैं। इसलिए फंडामेंटल राइट्स और डीपीएसपी दोनों एक साथ काम करेंगे तभी कुछ होता। क्यों? क्योंकि सरकार जब काम करेगी जनता के लिए, तो सरकार जनता के लिए क्या काम करती है? कल्याण क्या है? जो कल्याण है आपका वो क्या है? वो न्याय है, वो सुरक्षा है, और क्या है? वो विकास है। भाई सरकार ऐसे तो काम करेगी। भाई फंडामेंटल राइट्स कब, लोगों के फंडामेंटल राइट्स कब पूरे होंगे? जब लोगों को न्याय मिलेगा, जब लोगों को सुरक्षा मिलेगी, जब लोगों को विकास मिलेगा। और इसके लिए सरकार किस पे काम करती है? डीपीएसपी पे काम करती है। क्यों? क्योंकि लोगों को न्याय, सुरक्षा और विकास दिलाना है। लोगों को न्याय, सुरक्षा, विकास दिलाने से क्या होगा? जब लोगों को ये मिल जाएगा, जब लोगों को न्याय, सुरक्षा और विकास मिल जाएगा, आगे देखिए, जब लोगों को न्याय, सुरक्षा और विकास मिल जाएगा। मैं उसको पीछे कर देता हूँ, मुझे लगा मैंने स्क्रीनशॉट नहीं लिया होगा बच्चों ने, तो इसको पहले कर देता हूँ मैं। इसको देख लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, समझ में आ जाएगा ये। हो गया? अब आ जाओ आगे। तो इससे क्या होगा? न्याय, सुरक्षा और विकास से क्या होगा? एकता एवं अखंडता आएगी देश में। एकता और अखंडता आएगी। जब देश में एकता और अखंडता आएगी, तो देश में एकता और अखंडता आने से क्या आएगा? बंधुत्व बढ़ेगा। देश में बंधुत्व बढ़ेगा, फ्रेटर्निटी बढ़ेगी। देश में क्या बढ़ेगी? फ्रेटर्निटी, बंधुत्व, भाईचारा बढ़ेगा। देश में भाईचारा बढ़ेगा। क्यों? क्योंकि सब तक संसाधन पहुंचेंगे, भाईचारा बढ़ेगा। तो जब न्याय, सुरक्षा और विकास लोगों को मिल जाएगा, एकता और अखंडता, उसे एकता और अखंडता आ जाएगी, और इससे बंधुत्व, यानी कि बंधुत्व की भावना पैदा होगी। और जब बंधुत्व की भावना पैदा होगी तो क्या आएगी? देश में संप्रभुता आ जाएगी, संप्रभुता। और यही तो प्राप्त करना है, संप्रभुता ही तो हमारा अंतिम लक्ष्य है। राज्यों का सरकारों के प्रति ये संप्रभुता पैदा हो जाएगी। क्यों? क्योंकि बंधुत्व से क्या आता है? बंधुत्व क्या होती है आपकी? सोशल कैपिटल। ये क्या है? सोशल कैपिटल है। ये क्या? सामाजिक पूंजी। ये क्या है? सामाजिक पूंजी। तो सामाजिक पूंजी से क्या आती है? संप्रभुता। यही सरकारों का या राज्य का अंतिम लक्ष्य होता है। राज्य का अंतिम लक्ष्य, राज्य का अंतिम लक्ष्य है, जो सरकारें इसके लिए काम कर रही हैं 1950 से लेकर आज क्या आ गया? 2023 आ चुका है। तो क्या सरकारें अपने लक्ष्यों में सफल हैं? क्या भारत राज्य अपने लक्ष्यों में सफल है? आपको यही तो चेक करना है। देखिए पीछे मैंने क्या बताया आपको, और पीछे चलते हैं। देखिए 1950 में सामाजिक लोकतंत्र और आर्थिक लोकतंत्र की हमने क्या रखा? लक्ष्य रखा। इससे क्या हुआ? सम्मान, इसमें क्या आता है? सम्मान का समान बंटवारा। और आर्थिक लोकतंत्र से अवसर में भागीदारी आएगी। तो इससे क्या हुआ? इससे डिस्पैरिटी आई, विषमता बनी। और विषमता ने किसको? भारत को दो भागों में बांट दिया। किसमें? इंडिया में और भारत में। तो इंडिया और भारत में बंटने से क्या आ गई? विषमता आ गई, जिससे प्रतिरोध उत्पन्न हुआ लोगों के, सरकारों के बीच में। ठीक है, लॉ एंड ऑर्डर की व्यवस्था खराब हो गई। तो इससे क्या हुआ? सरकार और जनता में अंतर विरोध पैदा हुआ। और आज देखते हैं आप, एक नया वर्ड आया है, एक नया, जिसे न्यायिक सक्रियता कहते हैं, जुडिशियल एक्टिविज्म, यानी कि न्यायिक सक्रियता, यानी कि न्यायपालिका को बीच में हस्तक्षेप करना पड़ता है। हम लोकतंत्र में इतना डिस्पैरिटिव हो गए हैं, इतना विषमतापूर्ण हो गया है कि न्यायपालिका को बीच में हस्तक्षेप करना पड़ता है सरकारों के कामों में। क्यों? तो ये कैसा मैसेज है? ये गलत मैसेज है। क्योंकि इससे क्या पता चलता है? इससे पता चलता है कि लोगों के और सरकारों के बीच में अभी कोई अच्छी भावना नहीं बनी हुई है। दोनों का आपस में कोरिलेशन खराब चल रहा है।
तो इसमें क्या हुआ आगे, तो जब ये आ जाएगा डिस्पैरिटी आ जाएगी, तो उससे जो डिस्पैरिटी है, तो अगर ये खत्म हो जाएगी डिस्पैरिटी, तो हमें खत्म करना है। क्यों? क्योंकि ये लक्ष्य है हमारा। ठीक है, तो इससे क्या आएगा, फ्रेटर्निटी, बंधुत्वता बढ़ेगी। तो बंधुत्वता बढ़ाने के लिए हमें क्या करना है, सरकारों को अपने डीपीएसपी पे काम करना है और लोगों के फंडामेंटल राइट्स बनाए रखने हैं। तो फंडामेंटल राइट्स से जनता क्या करती है, मांग करती है अपने अधिकारों की, और सरकार जनता को कल्याण पहुंचाने के लिए डीपीएसपी पे काम करती है। तो डीपीएसपी पे काम करेगी तो क्या मिलेगा लोगों को, न्याय मिलेगा लोगों को, सुरक्षा मिलेगी लोगों को, विकास मिलेगा। तो जब न्याय, सुरक्षा और विकास मिलेगी तो इससे क्या हो जाएगा, देश में एकता और अखंडता बढ़ेगी। देश में एकता और अखंडता, एकता का मतलब क्या है, यूनिटी। ठीक है, तो यूनिटी आएगी, और यूनिटी एंड इंटीग्रिटी से कहते हैं, यूनिटी एंड इंटीग्रिटी, यूनिटी एंड इंटीग्रिटी। और इससे क्या आएगा, बंधुत्व की भावना बनेगी, भाईचारा बढ़ेगा, फ्रेटर्निटी आएगी। फ्रेटर्निटी क्या है, हमारी सोशल पूंजी यही तो है भाई, भाईचारा ही तो देश की सोशल पूंजी होता है। अगर देश की सभी जाति या धर्म के लोग आपस में लड़ने झगड़ने लगे तो भाईचारा, हमारी सोशल पूंजी समाप्त हो जाएगी। तो देश की सोशल पूंजी यही है, और इससे क्या आएगी, संप्रभुता आएगी, देश मजबूत होगा। तो जब देश मजबूत होगा तो यही क्या है, यही राज्य का अंतिम लक्ष्य है। तो हमारे संविधान का अंतिम लक्ष्य क्या है, संप्रभुता को स्थापित करना। संप्रभुता कैसे स्थापित होगी, जो मैंने अभी आपको लिंक बना के दिखाया है, 1950 से 23 तक। अब देखिए काम कब तक पूरा होता है, सरकारें अपने कामों में कितनी ईमानदारी बरतती हैं, और आने वाली सरकारें किस तरीके से काम करती है। ठीक है, यह पॉलिटी की एक छोटी सी क्लास थी। इससे आगे हम अगली क्लास लेकर आएंगे, उसमें फिर हम आपको थोड़ी टर्मिनोलॉजी और सिखाएंगे। अभी पॉलिटिकल सिस्टम ऑफ इंडिया चल रहा है। ठीक है, नमस्कार, बने रहिए हमारे साथ।